बरसात के बाद नदी जब अपना पानी समेटती है तो कुछ पानी किनारे के गड्ढों में छोड़ती चली जाती है। मुख्य धारा से पीछे छूट गया पानी भी बहना चाहता है। वह तड़पता है सागर से मिलन के लिए, पर सभी की किस्मत में सागर की नमकीन लहरों पर खेलना नहीं होता। कुछ की किस्मत में गरम धूप की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर बादलों में गुम हो जाना लिखा रहता है। लेकिन यह सब भूलकर गड्ढों में फंसा पानी मछलियों के लिए घर बनाता है। मछलियों की अटखेलियां देखकर वह अपनी लाचारी भूल जाता है। वह इस दर्द को भूल जाता है कि उसके साथ का पानी बहकर आगे जा चुका है। पानी का स्वभाव स्त्री सा होता है, तरल और जीवनदायी। जीवन देने की लालसा में स्त्रियां कभी अपने दुख दर्द की परवाह नहीं करती। सुनीता का जीवन भी इन्हीं गड्ढों के पानी की तरह था। मीरपुर गांव में चारों तरफ हरियाली थी। खेतों के पार एक तरफ नदी बहती थी और दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी। नदी और पहाड़ी के बीच की समतल भूमि में ताड़ के वृक्षों की बहुलता थी। बैशाख लगते ही इनसे ताड़ी निकालने का काम शुरू हो जाता। ताड़ी निकालने का काम बटाई पर होता था। जिनके ताड़ के वृक्ष थे उन्हें बांटकर आधी ताड़ी मिल जाती। ताड़ी पीने वाले ताड़ी पीकर मस्त हो कहीं आम वृक्ष के नीचे बेसुधा पड़े रहते। इन्हीं बेसुध पड़े रहने वालों में से एक नाम था सुनीता के पति रमेशर सिंह का। रमेशर सिंह एक छोटा किसान था। किसान इसलिए कि उसके पास खेत थे, पर रमेशर सिंह को किसानी का काम कभी नहीं उहाया, इसलिए वह खेतों को बेचकर खाने लगा। वह दिन भर खाली बैठा रहता, ताड़ी शराब पीता और जब पैसों की कमी होती खेत का एक टुकड़ा बेच देता। रमेशर सिंह अपने घर में अकेला था। माँ बाप उसके गुजर चुके थे और भाइयों ने उसे अलग कर दिया था। काम नहीं करने वाले आदमी को भला कौन बिठाकर खिलाता। भौजाइयों के रोज रोज के तानों से तंग आए रमेशर सिंह को भी लगा कि बंटवारा करके अलग हो जाना ही उचित है। आखिरकार रमेशर सिंह भाइयों से अलग होकर अपनी रोटियां खुद सेंकने लगा। जब रमेशर सिंह भाइयों से अलग हुआ तब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। स्वयं से रोटियां सेंकने का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो वह लंबा चलता रहा। रमेशर सिंह की शादी नहीं हुई। भाइयों ने उसकी शादी करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके मन में यह बात शायद चलती रही कि अगर रमेशर सिंह की शादी नहीं होगी तो आखिरकार उसके हिस्से की जमीन भी उन्हीं की हो जाएगी। जिस पुरुष की काफी उम्र बीत जाने पर भी शादी नहीं हो तो उसे बंडा कहा जाता है। शादी की उम्र रमेशर सिंह की कब की गुजर चुकी थी एवं गांव में वह बंडों की श्रेणी में आ गया था। लोग पीठ पीछे उसे बंडा कहने लगे थे। रमेशर सिंह सुबह में रोटियां सेंक कर दिन भर खाट पर पड़ा रहता। उसने अपने हिस्से की जमीन को बटाई पर उठा दिया था एवं बांटकर जो मिल जाता था उससे गुजारा करता और जरूरत होने पर खेत का एक टुकड़ा बेच देता। गर्मी के दिनों में जो लोग ताड़ी उतारने का काम करते थे वही लोग महुआ चुआने का भी काम करते। रमेशर सिंह की शाम महुआ की मस्ती में गुजरती। एक दिन दारू के झोंक में रोटी सेंकते वक्त उसका हाथ बुरी तरह जल गया। उस दिन उसे घर में एक अदद औरत की बड़ी कमी महसूस हुई। अगर औरत होती तो उसे अपना हाथ तो इस तरह नहीं जलाना पड़ता, उसने सोचा। उसी पल उसने निश्चय कर लिया कि वह कहीं से भी एक औरत का जुगाड़ करेगा। वैसे तो वह गाहे बेगाहे एक औरत के पास जाया करता था, लेकिन उसके बारे में सोचकर उसका मन खराब हो गया। वह कैसे अपने घर पर लाकर बिठा सकता है? उसके पास तो न जाने कितने लोग जाते हैं। वह तो एक ऐसी औरत लेकर आएगा जो सिर्फ उसकी होगी। भाइयों एवं भाभियों से तो उसे कोई उम्मीद थी नहीं। रमेशर सिंह जिस इलाके का था
उस इलाके में जिनकी शादी नहीं हुई थी। वैसे कई लोग लड़कियां खरीद कर लाए थे और शादी कर ली थी। रमेशर सिंह ने निश्चय किया कि वह भी अपने लिए लड़की खरीद कर लाएगा। रमेशर ने इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी। उसकी कोशिश रंग लाई और वह एक औरत को खरीद कर लाने में सफल हो गया। लेकिन इस उपक्रम में उसे अपनी बहुत सारी जमीन बेच देनी पड़ी। फिर भी वह खुश था कि उसके घर में कोई रोटी बनाने वाली तो आ गई। वह एक गोरे रंग, तीखे नैनंश वाली खूबसूरत सी औरत थी। साड़ी को उल्टा पल्लू करके पहनती थी, जैसे आम बंगालन औरतें पहनती हैं। रमेशर सिंह और उसकी उम्र में बहुत अंतर था। गांव वाले कहते थे कि वह उसे कहीं किसी कोठे से खरीद कर लाया था, परंतु रमेशर सिंह इस बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करता था। वह सुनीता पर जान छिड़कता, उसकी सभी फरमाइशें पूरी करता। रमेशर सिंह दिन में घर के बाहर खटिया पर उघारे देह सोया रहता। सुनीता जब घर में अकेली परेशान हो जाती तो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। सुनीता अपने घर के पुराने दरवाजे की चौखट से ओट लगाए सर पर पल्लू डाले एवं पल्लू का एक सिरा अपने दांतों से दबाए उधर से गुजरते लोगों को अक्सर दिख जाती थी। वह लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे बांग्ला के सिवा कुछ नहीं आता था और गांव के लोगों को बांग्ला का भी नहीं पता था। गांव की औरतें जब कभी रमेशर सिंह के घर गली बुलने जाती तो वह दौड़कर मचिया लेकर आती और औरतों को कहती बोसो बोसो। औरतें उसके इस बोसो पर ठठाकर हंस देती। हालांकि धीरे धीरे उसने गांव की भाषा सीख ली थी। रमेशर सिंह के घर में सुनीता के आने के बाद खर्चे बढ़ गए। इसी दौरान उसने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। रमेशर सिंह के पास पहले से ही छोटी सी खेती थी। उन्हीं खेतों को बेच कर खाता रहा था, लेकिन बेचकर खाने से तो सोने का पहाड़ भी कम पड़े। फिर रमेशर सिंह के खेतों की बात ही क्या थी। एक दिन ऐसा आया जब रमेशर सिंह के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। रमेशर सिंह 60 बसंत पार कर चुका था। उससे अब नया कोई काम होने वाला नहीं था और सच तो यह है कि गांव में नया काम करने की कोई संभावना भी नहीं थी। जिंदगी भर बैठकर खाने वाला आदमी शारीरिक परिश्रम वाला काम भी नहीं कर सकता था कि मजदूरी करके अपने लिए 2 रोटी कमा ले। कुछ दिनों तक तो उधार पैसा लेकर काम चला, पर जब भूखों मरने की नौबत आ गई तो एक दिन रमेशर सिंह घर छोड़कर भाग गया। सुनीता अब उस गांव में अकेली और बिना किसी सहारे के हो गई थी, पर उसे तो अपने 2 नन्हे बच्चों का सहारा बनना था। भूख किसी की सगी नहीं होती। जब सुनीता के बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे तो माँ का ममतामयी दिल बिलख पड़ा। पड़ोसियों से 2 रोटी की भीख मांग कर लाई, लेकिन रोटी के साथ रमेशर सिंह के हिजड़ा होने का ताना भी मिला, जो अपने बीबी बच्चों को अनाथ छोड़कर भाग गया। सुनीता को अपने पति के बारे में ऐसा सुनना यद्यपि अच्छा नहीं लगा, पर उसके पास सुनने के सिवा विकल्प ही क्या था। जिसका पति घर छोड़कर भाग जाए, उसके पड़ोसी भी दिलदार नहीं होते। पड़ोसियों ने शीघ्र ही दुरदुराना शुरू कर दिया। अब क्या करे, सुनीता सोचती। कभी विचार करती कि कुएं में कूदकर जान दे दे, लेकिन बच्चों का ख्याल उसके पैर रोक लेता। कभी विचारती कि बच्चों समेत कुएं में कूद जाए, फिर सोचती कि आखिर बच्चों की जान लेने का अधिकार उसे कैसे है। तो फिर वह क्या करे। वह खरीद कर लाई गई थी, इसलिए माँ बाप और मायके का संबंध तो कब का विच्छेदित हो गया था। वह एक ऐसे वृक्ष की भांति थी जिसे जड़ से उखाड़कर छोड़ दिया गया हो। वह हवा के झोंकों के साथ दूर कहीं पहाड़ों के उस पार उड़ जाना चाहती थी, जहां उसकी जड़ें जमीन में गड़ी हो, जहां बच्चे भूख से तड़पते न हो, जहां लड़कियां बेची न जाती हों।
एक दिन रिश्ते का भतीजा थोड़ा सा चावल लेकर आया। सुनीता को जीवन की थोड़ी आशा बंधी, परंतु एक हाथ से चावल देते हुए दूसरे हाथ से उसने सुनीता का हाथ पकड़ लिया। ये क्या करते हैं बाबू? मैं आपके माँ जैसी हूँ, सुनीता ने हड़बड़ा कर रहा। भतीजा तो वहां से चला गया, पर एक शाम के बाद की आस भी चली गई। एक दिन गोधूली बेला में जब अंधेरा पिछवाड़े के नींद से उतरकर धीमे धीमे आंगन में पांव पसारने लगा था और उसकी भूख अपने चरम बिंदु पर पहुंचने लगी थी, उसे लगा कि उसका प्राण गले में आकर अटक गया है। बेटे भूख से बेसुध खटिया पर पड़े थे। सुबह से उन्हें पानी पिलाकर फुसला रही थी, पर पानी पिलाकर बच्चे तो फुसल जाते हैं, भूख को फुसलाना संभव नहीं। वह फिर आकर खड़ी हो जाती है। शाम के धुंधलके में सुनीता बच्चों को साथ लिए घर छोड़कर यह सोचकर निकल पड़ी कि या तो बाहर निकलकर रोटी का इंतजाम करेगी या बच्चों के साथ ही कहीं जान दे देगी। कई दिनों से भूखा रहने के बावजूद वह दिन में यह सोचकर नहीं निकल सकी कि कहीं समाज के लोगों को उसके घर से बाहर जाने का पता न चल जाए, जिससे रमेश्वर सिंह की प्रतिष्ठा धूमिल न हो। रात का धुंधलका गहराने लगा था। छोटे से कस्बे से इस समय किसी भी सवारी गाड़ी के खुलने की अब कोई संभावना नहीं थी। थोड़ी देर में जब उसने जरा होश संभाला तो देखा कि बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। छोटा वाला तो एकदम अधमरासा हो गया है। वह रो भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखें उलटने लगी थी। सुनीता ने साहस करके होटल वाले से कहा, भैया एक रोटी दे दो, बच्चे को खिलाना है। पैसे हैं? होटल वाले ने पूछा। पैसे तो नहीं है भैया, उसने कहा। पैसे नहीं है तो रोटी क्या मुफ्त में मिलती है? चल भाग यहाँ से, होटल वाला घुड़का। बच्चा मर जाएगा भैया, रोटी दे दो। बदले में तुम जो कहोगे मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, उसने कहा। अच्छा, तो पहले काम कर दे, फिर रोटी लेना, होटल वाले ने कहा उसकी ओर देखते हुए। क्या काम है भैया बोलो, उसने मुंह से मरियल सी आवाज निकली। बच्चे को इधर चौकी पर रखो और अंदर आओ। होटल वाला उसे होटल के पीछे बने कमरे में ले गया, जिसमें आटे की बोरियां और होटल में काम आने वाले अन्य सामान रखे थे। उसने उसे धकेलकर बोरे पर गिरा दिया। कई दिनों की भूखी सुनीता लाश की तरह बोरे से लुढ़क कर नीचे गिर गई। होटल वाला अपने काम में लग गया। वह उसके मुंह को बुरी तरह भंभोरने लगा। उसके मुंह से तंबाकू की भयानक बदबू आ रही थी। वह तेजी से कुत्ते की भांति हिल रहा था और शीघ्र ही ठंडा हो गया। कमरे में कोई दरवाजा या पर्दे का कोई इंतजाम नहीं था। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके बच्चों के लिए एक रोटी का इंतजाम तो हो गया। लेकिन भूखे को रोटी मिलना इतना आसान होता तो कोई बच्चा भूख से नहीं मरता। अभी होटल वाला निबट ही रहा था कि कमरे में एक आदमी और आकर खड़ा हो गया। वह किसी बस का खलासी था। सुनीता ने अपने आंख के आंसू पोंछे और कपड़े संभालने लगी। तभी खलासी ने आकर फिर से आटे की बोरी पर उसे पटक दिया। जाती कहाँ है साली? हम भी हैं, खलासी ने विद्रूप हंसी हंसते हुए कहा। भैया हमको जाने दो, हमारा बच्चा मर जाएगा। सुनीता ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। भैया आपने तो कहा था कि आप रोटी दोगे। आपने जो कहा मैंने किया। भैया अब रोटी दे दो। भैया, मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा। आपका पैर पकड़ते हैं भैया। इतना निर्दयी मत बनो भैया, उसने होटल वाले से दया की भीख मांगते हुए कहा। उसकी आंखों के आगे धुंधलका छाने लगा था। उसका गला सूख रहा था। चुप साली,
दे देगी तो घट जाएगा क्या? होटल वाले ने हंसते हुए कहा और खलासी को इशारा कर दिया। खलासी भूखे कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ा। सुनीता मृत देह की तरह पड़ी रही। उसके देह से संवेदना खत्म हो गई थी। उसे कुछ भी अब महसूस नहीं हो रहा था। शीघ्र ही यह खबर पूरे बस स्टैंड में फैल गई कि होटल में माल आया हुआ है। रात गहराने के साथ बस स्टैंड में रात बिताने वाले ड्राइवर, खलासी और दलाल होटल के उस कमरे में आते रहे और निकलते रहे। कुल मिलकर 15 जानवरों ने उस रात उस लाश के साथ अपनी हवस पूरी की। बाहर 2 निरीह बच्चे भूख से तड़पकर मर गए।